Hello friends, I hope you all are doing well in this lockdown, and I hope you all are safe at home and happy also, क्योंकि कॉलेज जाने का काम नहीं, एग्ज़ाम देने का काम नहीं, कुछ लोगों ने दिया होगा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स पे। सो आज हम देखने वाले हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, दैट इज़ दिस इज़ द पार्ट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री इन थर्ड ईयर। सो मैक्सिमम कॉलेजेस की जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुकी है। अब सेशनल एग्ज़ाम हुई भी है तो वो मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुई है, तो देयर इज़ नथिंग मच टू कवर नाउ। जितना भी पार्ट अब हम कवर करने वाले हैं वो सिर्फ हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो पॉइंट जीपैट में पूछे जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस में वो हम देखेंगे। सो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ट्यूबरकुलोसिस एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस इज़ द डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय Mycobacterium tuberculosis. This is infectious disease and it mainly affects your lungs. Okay, now if you talk about the symptoms, so most of the symptoms इसमें क्या होता है कि ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम जल्दी दिखते नहीं हैं, जिसको हम बोलते हैं लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर हम लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस को अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो ये और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ 2018 के सर्वे के मुताबिक देर वर 1.5 मिलियन डेथ्स अराउंड द वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट सिम्टम्स, जिसमें जब लंग्स में ये बैक्टीरिया एंटर कर देता है तो उसके बाद में सिम्टम्स दिखना स्टार्ट होते हैं। तो इसमें सिम्टम्स मेनली इंक्लूड होते हैं, सबसे पहला क्रॉनिक कफ, जिसमें होता है ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, देन वेट लॉस होता है, उसके बाद में फीवर, और उसके बाद में नाइट स्वेट्स, मतलब रात में पसीना आता है। ठीक है, तो ये मेजर सिम्टम्स है ट्यूबरकुलोसिस के। अगर ये सिम्टम्स किसी को है तो वी कैन कंक्लूड कि इसको टीबी हो सकता है, कंफर्म नहीं। ठीक है, लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट डायग्नोसिस, अगर इसका डायग्नोसिस अगर हमको करना है तो डायग्नोसिस हम मेनी वेज से कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम ये करेंगे कि एक्सरे, चेस्ट एक्सरे, जिसमें हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि पस फॉर्मेशन या फिर म्यूकस फॉर्मेशन लंग्स में हुआ है या नहीं। सेकंड होता है कल्चर, जिसमें माइकोबैक्टीरियम कल्चर हम डेवलप करते हैं और उसके ऊपर से देखते हैं कि इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। सेकंड होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, जिसमें हम थेरेपी, जिसमें हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं जिसको ट्यूबरकुलिन सेंसिटिविटी टेस्ट भी बोला जाता है, या फिर इसको मेंडल मॉन्टेक्स टेस्ट भी बोला जाता है, या पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, जिसका नाम है पीपीडी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं। सो ये कुछ टेस्ट है जो हम टीबी के लिए परफॉर्म करते हैं अगर हमको डायग्नोसिस करना हो तो। नाउ ये टीबी एक एक्सरे है चेस्ट का जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट का है। इस ध्यान से इसको देखिए, जो वाइट डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये वाइट डॉट्स इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है और कैविटी फॉर्म हुई है। ठीक है, सो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। नाउ अगर हम ड्रग्स के बारे में बात करें तो ड्रग्स मेनली अकॉर्डिंग टू देयर ट्रीटमेंट के हिसाब से हमने यहाँ पे ड्रग्स को क्लासीफाई किया हुआ है। तो 3 टाइप्स के यहाँ पे ड्रग्स हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग जो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं, सेकंड लाइन ड्रग जो अगर फर्स्ट लाइन फेल हो जाते हैं तो सेकंड लाइन को हम ट्राई करते हैं, और थर्ड लाइन ड्रग्स। ऐसे 3 टाइप के क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिए हुए हैं इन टीबी। और यहाँ पे क्लासिफिकेशन पे मोस्ट ऑफ द टाइम जीपैट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फर्स्ट लाइन ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सेकंड लाइन ड्रग। तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें फर्स्ट लाइन ड्रग जो होते हैं, तो फर्स्ट लाइन ड्रग्स को याद रखना है राइप्स, दिस इज़ द शॉर्ट फॉर्म, RIPES, राइप्स। R for rifampicin, I for isoniazid, P for pyrazinamide, E for ethambutol and S for streptomycin। सो ये मेनली 5 ड्रग है जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। और टीबी की एक जैसे ट्रीटमेंट में जब बताऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस हमेशा कोई भी सिंगल ड्रग से हम ट्रीट नहीं कर सकते, इसमें हमको मल्टीपल ड्रग कॉम्बिनेशन यूज़ करना होता है, और कॉम्बिनेशन थेरेपी के ज़रिए हमको ट्यूबरकुलोसिस को ओवरकम करना होता है।
नाउ सेकंड लाइन ड्रग्स में एग्जांपल्स है फ्लोरोक्विनोलोन्स आते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड मेजरली इसमें यूज़ होता है सेकंड लाइन ड्रग्स में। अब सेकंड लाइन ड्रग हम यूज़ कब करते हैं? अगर पेशेंट फर्स्ट लाइन ड्रग्स के लिए अगर रेजिस्टेंस डेवलप कर देता है तो हम सेकंड लाइन ड्रग्स उसमें ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। अब जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो उस ट्यूबरकुलोसिस को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, MDR-TB जिसको बोला जाता है, या फिर एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस XDR-TB, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है MDR और XDR ट्यूबरकुलोसिस। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है थर्ड लाइन ड्रग्स, जिसमें तो ये कुछ एग्जांपल्स है थर्ड लाइन ड्रग्स के जो मेजरली मतलब अब इसको थर्ड लाइन ड्रग्स को अभी तक मोस्ट ऑफ द टाइम क्लिनिकली यूज़ नहीं किया हुआ है क्योंकि अनप्रूवन एफिकेसी के वजह से। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस पर बहुत बार जीपैट में क्वेश्चन आता है कि ये कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये फॉलोइंग द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है। तो इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रीटमेंट, तो फर्स्ट 2 मंथ के लिए हमको कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यहाँ पर यूज़ करना होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग मतलब इसको भी आपको याद रखना है, राइप एग्जाम्पल, शॉर्ट फॉर्म राइप, RIPE। पहले क्लासिफिकेशन जो देखा था हमने RIPES मैंने बोला था, लेकिन अभी सिर्फ RIPE तक है। तो ये RIPE राइप का कॉम्बिनेशन हमको यूज़ करना होता है फॉर इनिशियल 2 मंथ्स। तो राइप क्या है? रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथम्ब्यूटाल एंड पायरिजिनामाइड। सो दिस इज राइप। तो ये ड्रग्स हम यूज़ करते हैं फॉर फर्स्ट 2 मंथ। अब इसमें एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट हमको यूज़ करना होता है विद दिस ड्रग्स। अगर ये ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं तो ये ड्रग्स के साथ में हमको पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट भी यूज़ करना है, जिसके वजह से आइसोनियाजाइड का जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी को अवॉइड करने के लिए हमको पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट यूज़ करना होता है, जिसको बोलते हैं विटामिन B6। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब सुपरफिशियल, और न्यूरोपैथी मतलब न्यूरॉन एक नर्व्स डैमेज होते हैं जिसमें सेम सेंसेशन हमको आता है जैसा अगर कोई पिन प्रिक करे स्किन के ऊपर, तो जिस तरीके का सेंसेशन हमको डेवलप होता है उसी टाइप का सेंसेशन इसमें डेवलप होता है। तो वो अवॉइड करने के लिए हमको पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट यूज़ करना होता है, विटामिन B6 यूज़ करना होता है व्हाइल पेशेंट जब थेरेपी पे होता है ट्यूबरकुलोसिस के, स्पेशली जब आइसोनियाजाइड यूज़ होता हो तब। नाउ इस पे बहुत बार जीपैट में क्वेश्चन आता है कि पायरिडॉक्सिल पायरोफॉस्फेट वी यूज़ व्हेन पेशेंट इज़ ऑन TB थेरेपी, व्हाई? फिर नीचे ऑप्शन दिए होते हैं, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द ऑप्शन। ओके, नाउ अब ये हो गया 2 मंथ की थेरेपी। अगेन नेक्स्ट 4 मंथ की थेरेपी में हमको सिर्फ 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज़ करना होता है, वो है आइसोनियाजाइड एंड रिफाम्पिसिन। तो ये दो ड्रग का अगर हम कॉम्बिनेशन, तो टोटल 6 मंथ हो गए। 6 मंथ के बाद में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कम्प्लीटली क्योरनेस पेशेंट में आ जाता है, और उसके बाद में डायग्नोस्टिक टेस्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये 6 मंथ में ऑलरेडी पेशेंट रिकवर हो जाता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सार एंड सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजाइड, सो सार स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोनियाजाइड, जिसमें एक पायरिडिन रिंग है और ऊपर अमाइड ग्रुप है CONH और उसको NH2 अटैच होता है। ये है आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर, मतलब अजाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे N1 जो है, N1 नाइट्रोजन शुड बी अनसब्स्टिट्यूटेड, वो अनसब्स्टिट्यूटेड रहना चाहिए। सेकंड थिंग, N2 को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो टू गेट मोर डेरिवेटिव्स, वहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन किया तो एक्टिविटी रिटेन रहेगी।
सेकंड थिंग, अगर R2 पोजीशन पे अगर आइसोप्रोपिल ग्रुप का अगर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इप्रोनियाजाइड हमको मिलता है. इप्रोनियाजाइड known to will have possess anti-tubercular activity as well as psychomotor stimulant activity. Now अगर हम इस पायरिडिन रिंग को अगर रिप्लेस करते हैं विथ एनी अदर रिंग, अगर किसी भी रिंग से अगर इस पायरिडिन रिंग को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो इट डिमिनिशेस द एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी. मतलब इस पे से हमको क्या पता चल रहा है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो इसका जो मोड ऑफ एक्शन है तो वो मे बी एंजाइमेटिक एक्शन हो सकता है या फिर एनी अदर एक्टिविटी जो आप फार्माकोलॉजी में पढ़ सकते हो. मोड ऑफ एक्शन एंड ऑल दिस थेरेपी या फिर डोज रेजिमेन, ये सब आप फार्माकोलॉजी में कवर कर सकते हो. देन इफ यू टॉक अबाउट सिंथेसिस, सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजाइड. नाउ इन सिंथेसिस फर्स्ट 4-methyl pyridine यू हैव टू टेक. 4-methyl pyridine लेना है. अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज आप KMNO4 भी यूज कर सकते हो या फिर एनी अदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके वजह से इट विल फॉर्म आइसोनिकोटिनिक एसिड. मतलब आप देख रहे हो CH3 का कन्वर्जन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH. देन दिस आइसोनिकोटिनिक एसिड इफ यू ट्रीट विथ अनहाइड्रस हाइड्राजाइन, तो अनहाइड्रस हाइड्रोजन के प्रेजेंस में अगर आप इसको ट्रीट करते हो तो इट विल लूजेस वाटर मॉलिक्यूल, इट विल फॉर्म आइसोनियाजाइड. सो दिस इज ऑल अबाउट द anti-tubercular drug. There are many drugs that you can study under the head of tuberculosis, but this is the major as far as GPAT point of view is concerned. Now there is most of the points that you have to cover in pharmacology part. For example, mode of action, देन डोसेज रेजिमेन, किसका कितना डोज देना है वो, और मेजर साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ईच ड्रग्स. तो इतना पॉइंट अगर आप फार्माकोलॉजी में कवर करते हो तो आई होप कि ट्यूबरकुलोसिस पे अगर कोई भी ड्रग क्वेश्चन आता है तो आप GPAT में उसको काउंटर आंसर कर सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे हैप्पी, स्टे एट होम. थैंक यू.